हेलो डियर साथियों, आप लोग कैसे डियर। मुझे उम्मीद है डियर कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे डियर। आज के इस वीडियो में डियर हम आपको क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का बुक पढ़ाने जा रहे हैं डियर। पॉलिटिकल साइंस में डियर आपको कितना बुक होता है डियर, तो आपको 2 बुक पढ़ना होता है, जिसमें एक बुक का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीतिक और दूसरे बुक का नाम है डियर समकालीन विश्व में राजनीतिक। यानी कि डियर इसमें स्वतंत्र भारत में राजनीतिक में है ना डियर अपने देश के बारे में पढ़ाया जाता है, और ये जो समकालीन विश्व में जो राजनीति के डेट इनमें है ना वर्ल्ड लेवल पर पढ़ाया जाता है। यानी कि डेट इनमें सभी देश के बारे में और इनके राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है। और स्वतंत्र भारत में राजनीतिक बुक में डेट आपको सिर्फ अपने देश यानी कि डेट भारत के देश में कैसी राजनीतिक व्यवस्था है इनके बारे में आपको स्वतंत्र भारत में राजनीतिक के बुक में पढ़ाया जाता है। तो आज का इस वीडियो में डेट हम आपको स्वतंत्र भारत में जो राजनीतिक है ना डियर, इसी का आपका चैप्टर 1 जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां को आज हम सबसे आसान भाषा में डियर आपको कवर कराने जा रहे हैं डियर। जिसमें हम देखेंगे डियर राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, यानी कि डियर हम समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं और इनका अर्थ क्या होता है, और चुनौतियां यानी कि डियर जब हमारा देश 1947 में जो आज़ाद हुआ तो उनके समक्ष है न कौन कौन सी चुनौतियां हमारे देश के समक्ष आया था डियर। चुनौतियां का मतलब आप समझिएगा डियर समस्या, यानी कि डियर हमारे देश के समक्ष 1947 में कौन कौन सी समस्या आया था और उनका सामना करना पड़ा, इसी के बारे में डियर इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो चलिए डियर हम देखते हैं किन किन टॉपिक को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है डियर आपका परिचय, यानी कि डियर हम लोग परिचय देखेंगे, फिर हम जानेंगे डियर राष्ट्र निर्माण का अर्थ, यानी कि डियर राष्ट्र निर्माण का अर्थ जानेंगे, यानी कि राष्ट्र निर्माण किसे कहते हैं उसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे डियर राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौती, यानी कि डियर जब हमारा राष्ट्र का निर्माण हो रहा था डियर तो उस समय हमारे देश के है ना समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां था इनके बारे में जानेंगे, यानी कि कौन कौन सी समस्या था इनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या होता है इनके बारे में जानेंगे। और फिर देखेंगे देश के बंटवारे, यानी कि हमारे देश का जो बंटवारे हुआ, जो भारत और एक पाकिस्तान बना था डियर, तो उनका बंटवारा किन तरीकों से हुआ। फिर हम देखेंगे डियर शरणार्थियों का पुनर्वास, यानी कि डियर जो शरणार्थी थे ना उनका पुनर्वास, यानी कि डियर उनका जो घर गृह था जो उनको कैसे बसाया गया शरणार्थियों के, इनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे गांधी जी की शहादत की कहानी, यानी कि डियर गांधी जी का है ना देहांत कैसे हुआ इनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे डियर रियासतों का विलय या एकीकरण, यानी कि डियर उस समय जो देशी रियासत थे ना उसका एकीकरण, यानी कि डियर जो भारत देश में है ना कैसे मिला उनके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे भाषा की राजनीतिक। फिर हम जानेंगे डियर कश्मीर समस्या क्या है डियर, और एक कश्मीर समस्या पर डियर आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है कि कश्मीर समस्या क्या है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। पूरी चैप्टर को डियर आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं डियर। इस चैनल पर आपको आर्ट्स की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा डियर, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको सभी सब्जेक्ट डियर नवंबर से दिसंबर तक डियर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा डियर, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या प्रिपरेशन कराया जाएगा ताकि बोर्ड परीक्षा में क्या बेहतर स्कोर कर सके डियर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डियर परिचय देखते हैं, यानी कि डियर परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, यानी कि जो अब हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में भी हमको कुछ जानना जरूरी है, यानी कि परिचय देख लेते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा अगर डियर आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कोई पूछ देगा कि आप राजनीतिक विज्ञान तो पढ़ते हैं उसका परिभाषा बताइए, यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं उनके बारे में अगर पूछ देगा तो आप याद रखिएगा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान है ना सामाजिक विज्ञान की ही क्या एक शाखा है, जिसमें यानी कि डियर जिसमें राज्य के बारे में, सरकार, राजनीतिक संस्था, नीतियों तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य का अध्ययन किया जाता है, उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान का क्या परिभाषा है, यानी कि डियर क्या अर्थ है, तो सामाजिक विज्ञान यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान है ना सामाजिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें यानी कि डियर किसी राज्य के बारे में,
सरकार के बारे में और राजनीतिक संस्था यानी कि डियर जो हमारे देश में जितने भी राजनीतिक संस्थाएं हैं डियर उनके बारे में, नीतियों तथा नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि डियर हमारे देश को चलाने के लिए जितना भी नीतियाँ होता है और हमारे नागरिक यानी कि डियर हम आम जो लोग हैं डियर हमारा अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है डियर, इनका अध्ययन डियर सामाजिक विज्ञान की वो शाखा में किया जाता है जिसे हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि डियर उसे ही हम लोग क्या राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। हम यानी कि डियर यह विषय हमें शासन व्यवस्था और देश को चलाने की तरीके की जानकारी देता है। यानी कि डियर जो राजनीतिक विज्ञान है ना डियर ये विषय है हमें यानी कि डियर ये विषय हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसा यानी कि डियर हमारे जो सत्ता में सरकार है उनके जो शासन व्यवस्था है यानी कि हमारे देश में कैसे शासन किया जाता है उनके बारे में, और देश को चलाने यानी कि डियर देश को कैसे चलाया जाता है उनकी तरीकों का ये जानकारी देता है। कौन देता है? तो राजनीतिक विज्ञान। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए डियर फिर हम देखते हैं राजनीतिक विज्ञान का पिता या जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी कि डियर हम जो जानते हैं राजनीतिक विज्ञान है ना डियर उसका पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ये यूनान के निवासी थे। यानी कि डियर राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप याद रखिएगा डियर तो किसे कहा जाता है? अरस्तु। यानी कि डियर अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का क्या पिता कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए डियर फिर आपका नेक्स्ट पर टॉपिक है डियर राष्ट्र निर्माण का अर्थ। यानी कि डियर हमारा चैप्टर का क्या नाम है डियर? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो अब हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो राष्ट्र निर्माण का मतलब यह है कि यानी कि डियर राष्ट्र निर्माण का मतलब यह होता है कि देश को शक्तिशाली बनाना और सभी क्षेत्र के लोग सभी क्षेत्र के डियर यानी कि डियर आप बोल सकते हैं जो सभी क्षेत्र के लोग यानी कि डियर यहाँ पर आप लिख दीजिए सभी क्षेत्र के लोग अलग अलग जाति धर्म के जो लोग अलग अलग बंट गया है उसे फिर से एकजुट लाना और लोगों में राष्ट्रीय भावना को जगाना। यानी कि डियर राष्ट्र निर्माण का अर्थ यह होता है कि देश को क्या शक्तिशाली बनाना यानी कि डियर देश को क्या एक मजबूत बनाना और सभी क्षेत्र यानी कि डियर जो सभी क्षेत्र के जो लोग हैं ना डियर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर डियर जो अलग अलग गुट में यानी कि डियर जो अलग अलग गुट में या अलग अलग जो बंट गए हैं उसे क्या फिर से एकजुट लाना यानी कि डियर उसे फिर से एकजुट करना ही डियर करना और लोगों में क्या राष्ट्रीय भावना यानी कि डियर लोगों में देश के प्रति क्या प्रेम यानी कि डियर लोगों में राष्ट्रीय भावना यानी कि देश के प्रति प्रेम को जगाना, देश के विकास के लिए सभी लोगों को काम करने के लिए उत्साहित करना यानी कि डियर देश के है ना देश के प्रति डियर सभी लोगों को क्या काम करने के लिए उत्साहित करना और बिना किसी भेदभाव किए हुए सभी को एक साथ लेकर आगे चलना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। यह आपको राष्ट्र निर्माण का अर्थ है डियर। आप ऐसे भी दो शब्द में बोल सकते हैं डियर कि राष्ट्र निर्माण का मतलब यह होता है कि सभी क्षेत्र के जो नागरिक है जो धर्म के नाम पर जाति के नाम पर क्षेत्र के नाम पर समूह के नाम पर अलग अलग जो क्षेत्र में डियर बंट गया है या अलग अलग जो गुट में जो बंट गया है डियर फिर से वो एकजुट उसे लाना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। और एक देश यानी कि एक शक्तिशाली देश का निर्माण करना ही राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है डियर। इसको भी आप बोल सकते हैं। या चलिए दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं। राष्ट्र निर्माण का मतलब है यानी कि राष्ट्र निर्माण का मतलब है कि एक देश को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सभी देशवासियों को मिलकर एक दूसरे को मदद करते हुए यानी कि राष्ट्र निर्माण का मतलब यह भी है कि एक देश को है ना बेहतर यानी कि एक देश को अच्छा और मजबूत यानी कि स्ट्रांग बनाने के लिए सभी देशवासी यानी कि हम सभी देशवासी आपस में मिलकर यानी कि जाति जो भी जाति के नाम पर या
किसी भी नाम पर जो अलग अलग जो बंट जाता है वो सभी मिलकर के हम लोग सभी मिलकर और एक दूसरे को क्या मदद करते हैं, यानी कि कंधा पर हाथ धर के एक दूसरे को कंधा पर कंधा हाथ धर कर क्या मदद करते हुए अपना देश को विकास करने में योगदान दे रहा है। तो हम सब मिलकर एक नया राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। ये भी आपको राष्ट्र निर्माण का क्या मतलब है डियर। अगर फिर भी आपको राष्ट्र निर्माण का मतलब नहीं समझ में आया होगा डियर, तो मैं एक यानी कि डियर मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूँ डियर, यानी कि एक अमेरिकी लेखक है, यानी कि डियर अमेरिकी लेखक कार्ल डायस है ना, राजनीतिक विज्ञान यानी कि डियर सॉरी राष्ट्र निर्माण की जो अर्थ है डियर उसका परिभाषा इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है और बहुत आसान है डियर और ये समझ में भी सभी को आ जाता है डियर। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि डियर अमेरिकी लेखक कार्ल डायस कहते हैं कि जैसे यानी कि डियर जैसे ईंट लकड़ी लोहे सीमेंट पत्थर आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण होता है। यानी कि डियर एक अमेरिकी लेखक है कार्ल डायस जो कहते हैं कि जिस प्रकार हम लोग है ना ईंट को यानी कि डियर ईंट से लकड़ी से यानी कि ईंट लकड़ी लोहे सीमेंट पत्थर से आदि से यानी कि डियर पत्थर और आदि से कोई भवन बनाया जाता है, यानी कि डियर जिस प्रकार ईंट से लकड़ी से और लोहे और सीमेंट से कोई और पत्थर से जो एक प्रकार का यानी कि एक जो भवन बनाया जाता है डियर, ठीक उसी प्रकार क्या राष्ट्र निर्माण होता है। यानी कि डियर जिस प्रकार से हम लोग एक भवन बनाने के लिए क्या करते हैं डियर, तो ईंट लाते हैं और लकड़ी लाते हैं और लोहे लाते हैं और सीमेंट लाते हैं फिर पत्थर लाते हैं डियर और उन सभी को क्या डियर यानी कि मिक्स करके क्या यानी कि डियर उन सभी को सहयोग से डियर क्या हम एक भवन का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार राष्ट्र निर्माण होता है डियर। इनका मतलब यह है डियर कि इनका यानी कि इसका मतलब यह होता है डियर कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है कि सभी देश यानी कि सभी देशवासियों जो अलग अलग जो खेमों में यानी कि गुट में बट गया डियर, फिर से उसे क्या एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है डियर। ये आप याद रखिएगा, तब आपको राष्ट्र निर्माण का अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम देखते हैं जब यानी कि जब स्वतंत्र यानी कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली यानी कि डियर जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी जो गठबंधन की सरकार थी। यानी कि डियर भारत को स्वतंत्रता कब मिला डियर, तो 1947 ईस्वी में 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में भारत को स्वतंत्र मिली। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या एक अंतरिम सरकार यानी कि डियर अंतरिम सरकार उसे कहते हैं जो अस्थायी सरकार होता है। यानी कि डियर अस्थायी सरकार का मतलब होता है डियर कि वैसा सरकार जो कुछ समय के लिए हो या काम चलाओ, यानी कि डियर काम चलाओ जो सरकार होता है डियर उसे हम लोग क्या अंतरिम सरकार बोलते हैं। यानी कि डियर अस्थायी यानी कि डियर कुछ समय के लिए अंतरिम सरकार बनी जो गठबंधन की सरकार थी और इसे 1946 में गठित किया गया। अंतरिम सरकार की गठन कब किया गया था डियर, तो 1946 ईस्वी में से गठित किया गया था जो भारत के स्वतंत्रता की तरफ ले जाने के लिए जिम्मेदार था। यानी कि डियर भारत को है ना स्वतंत्रता दिलाने में डियर इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। यानी कि डियर जो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था डियर, तो इस अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे डियर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बने थे। यानी कि डियर जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ डियर तो उसके जरिए डियर 1947 में आपको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे डियर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बने थे। इसको आप याद रखिएगा। चलिए डियर देखते हैं हम सन यानी कि डियर सन 1947 के 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत कब स्वतंत्र हुआ डियर, तो 1947 को 14 यानी कि 14 और 15 क्या 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि यानी कि मान लीजिए 14 अगस्त के 12 बजे और 15 अगस्त के यानी कि
14 अगस्त के 12 बजे के बाद जब जाएंगे डियर तो क्या हो जाएगा 15 अगस्त, यानी कि डियर इसी समय में है ना भारत को है ना मध्य रात्रि यानी कि डियर रात्रि के समय स्वतंत्र हुआ इसी शुभ अवसर पर, यानी कि डियर तो इसीलिए है ना डियर हम लोग 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को बोलते हैं। तो भारत क्या स्वतंत्र हुआ और इसी शुभ अवसर पर यानी कि डियर इसी अवसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के एक विशेष सत्र संबोधित यानी कि डियर संबोधित किया, यानी कि डियर 14 और 15 अगस्त का क्या हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और इसी के अवसर पर डियर स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री कौन थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थे। और संविधान सभा यानी कि डियर एक संविधान सभा के विशेष सत्र को क्या एक संबोधित किया, यानी कि डियर एक विशेष सेशन यानी कि डियर एक विशेष सेशन को क्या संबोधित यानी कि डियर यानी कि उनको बुलाया गया, यानी कि सभी भारतीय व्यक्ति को क्या वहाँ पर एक बुलाया गया और इनका यानी कि डियर उनका यह प्रसिद्ध भाषण यानी कि एक सत्र जो संबोधित किया है ना डियर उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और उनका यह भाषण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ डियर तो भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, यानी कि डियर भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है डियर कि भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट यानी कि ये भाषण किनके द्वारा दिया गया है तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। तो चलिए डियर नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना गया, यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है ना आधुनिक भारत को क्या निर्माता माना गया है। आधुनिक भारत का मतलब होता है डियर कि वर्तमान में जो भारत है इसका निर्माता किसे माना जाता है तो नेहरू को माना जाता है, यानी कि डियर 1947 के यानी कि डियर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो आधुनिक भारत हुआ डियर उसका निर्माता यानी कि डियर उसका निर्माणकर्ता किसे माना जाता है तो पंडित नेहरू को माना जाता है। डियर नेहरू जी यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सभी देशवासियों को कहा कि यानी कि डियर जो शास्त्र जो संबोधित किया गया था डियर वहीं पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हुए क्या कहा तो नेहरू जी ने यह कहा कि संवैधानिक व्यवस्था यानी कि डियर संवैधानिक व्यवस्था, राज निर्माण, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था, एक विदेश नीति के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारे सभी देशवासियों है ना संवैधानिक व्यवस्था यानी कि डियर हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था होगा, यानी कि डियर संविधान के तरीके से यानी कि डियर संविधान के द्वारा हमारा देश संचालन होगा, राज निर्माण का नियम बनाया जाएगा यानी कि डियर राज्य का निर्माण होगा और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय होगा, यानी कि हमारे देश में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय होगा, शिक्षा एवं कानून व्यवस्था एक नया आएगा और एक विदेशी नीति के बिना क्या हमारे देश में राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य क्या सिद्ध नहीं हो सकता है। यानी कि डियर संवैधानिक व्यवस्था और राज निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय और शिक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं विदेश नीति के बिना हमारे देश का है ना जो राष्ट्र निर्माण हो रहा था डियर तो सिद्ध नहीं हो सकता, यानी कि डियर वो सफल नहीं हो सकता डियर। तो चलिए पहले हम देखते हैं डियर की संवैधानिक व्यवस्था में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, यानी कि डियर संवैधानिक व्यवस्था क्या होता है इनके बारे में देखते हैं। फिर हम देखेंगे डियर राज निर्माण और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे डियर शिक्षा एवं कानून की व्यवस्था और विदेश नीति यानी कि डियर किन किन नीतियों को हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था डियर तो उस समय इन्होंने दिया था और इस तरीके से हमारा देश चलेगा वो बताया था डियर। तो पहला था डियर संवैधानिक व्यवस्था, क्या था संवैधानिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, यानी कि डियर संवैधानिक व्यवस्था का मतलब होता है डियर कि संविधान की व्यवस्था यानी कि हर राज्य का अपना संविधान होना चाहिए क्योंकि सरकार भी संविधान के द्वारा निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार संचालित हो। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोला कि संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि डियर हमारे देश में है ना एक संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए जो हमारे जो देश का है ना संचालन किसका संविधान के द्वारा हो। हर राष्ट्र यानी कि डियर
हर राष्ट्र और राज्य का क्या अपना संविधान होना चाहिए, यानी कि डियर हर देश और हर राज्य का क्या अपना अपना संविधान, यानी कि हर राष्ट्र यानी कि हर देश को अपना संविधान होना चाहिए। क्योंकि सरकार भी संविधान के द्वारा, यानी कि डियर जो भी संविधान के द्वारा जो नियम निर्धारित होगा डियर और सिद्धांत होगा ना, उन्हीं के अनुसार है ना सरकार क्या संचालित, यानी कि डियर संविधान के ही अनुसार आपको सरकार को चलाया जाएगा। और संविधान यानी कि डियर संविधान सरकार की शक्तियाँ को सीमित करता है, यानी कि डियर हमारा जो भारतीय संविधान बनाया गया है डियर, ये है ना हमारी सरकार की जो शक्तियाँ है डियर उसको क्या है सीमित, यानी कि डियर कंट्रोल करता है और नागरिकों के अधिकार को रक्षा भी करता है डियर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था होना चाहिए, यानी कि डियर हमारा देश संविधान के द्वारा चलेगा और संविधान के ही द्वारा डियर हमारे जो भी, यानी कि जो भी हमारे जो सत्ता में आएगा डियर जो नेता, उनको संविधान यानी कि सरकार जो सत्ता में आएगा उनको संविधान के द्वारा क्या संचालित किया जाएगा डियर। ये आपको संवैधानिक व्यवस्था था। हमारे संविधान यानी कि डियर हमारे संविधान निर्माता, यानी कि डियर जो लोग हमारे संविधान को बनाए, यानी कि संविधान निर्माता ने हमारे संविधान निर्माता यानी कि जो हमारे संविधान बनाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे संविधान निर्माता ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम से काफ़ी सामग्री लिए, जिसे नेहरू का घोषणा पत्र कहा था। यानी कि डियर हमारे जो संविधान निर्माता थे, यानी कि डियर जो हमारे संविधान को बनाने वाला जो व्यक्ति थे, उन्होंने है ना 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम से क्या काफ़ी सामग्री लिए, जिसे नेहरू का गुलामी का घोषणा पत्र कहा था डियर। चलिए अब हम देखते हैं डियर राज्य निर्माण यानी कि डियर स्टेट बिल्डिंग, यानी कि डियर अब हम देखते हैं डियर कि राज्य निर्माण के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बताया था। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देश में संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक या दोनों का विचित्र मिश्रण, यानी कि डियर देश में है ना संघात्मक व्यवस्था, यानी कि डियर संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है डियर कि यह एक ऐसा व्यवस्था होता है डियर जिसमें कुछ शक्ति आपको केंद्र सरकार के पास में दिया जाता है डियर और कुछ शक्ति है डियर आपको क्या राज्य सरकार के पास में दिया जाता है डियर। तो इस व्यवस्था को हम लोग संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। और एकात्मक व्यवस्था यानी कि एकात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था को होता है, यानी कि एकात्मक व्यवस्था वैसी व्यवस्था होता है डियर जिसमें या तो सारी शक्ति डियर केंद्र सरकार के पास में दिया जाएगा या राज्य सरकार के पास में दिया जाएगा, या दोनों का क्या हमारे देश में विचित्र मिश्रण हो ताकि राजनीतिक अस्तित्व बना रहे। यह एक गंभीर मामला था, यानी कि डियर इस बात को लेकर ना एक मामला बन गया था। क्या था? एक गंभीर मामला था। नेहरू जी ने यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डियर, उन्होंने क्या कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक थे। यानी कि डियर कनाडा रूपी संघीय व्यवस्था में क्या होता है डियर, तो संघीय व्यवस्था में डियर कुछ शक्तियां है ना डियर केंद्र सरकार के पास में भी दिया जाता है और कुछ शक्तियां राज्य सरकार के पास में भी दिया जाता है डियर, यानी कि संघीय व्यवस्था होता है डियर। तो इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, यानी कि डियर इसीलिए है ना केंद्र को क्या शक्तिशाली बनाया गया, यानी कि डियर हमारे देश में डियर आपको संघात्मक यानी कि संघीय व्यवस्था के नेहरू जी समर्थक थे और हमारे देश में भी क्या यानी कि संघीय व्यवस्था लागू किया गया। और केंद्र में यानी कि डियर संघीय व्यवस्था में डियर आपको यानी कि राज्य सरकार से थोड़ा यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ है ना डियर थोड़ा ज़्यादा दिया जाता है, थोड़ा राज्य सरकार के शक्तियाँ यानी कि डियर कम दिया जाता है। यानी कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है और यानी कि बनाया गया और राज्य सरकार की शक्तियाँ है ना डियर वो सीमित मात्रा में होता है। भाषा के आधार पर यानी कि डियर भाषा के आधार पर सन 1953 में तेलुगु भाषी यानी कि डियर तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश मिला। सन 1956 में इसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। यानी कि डियर राज्य निर्माण कैसे हुआ डियर, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 में आपको जो लोग तेलुगु भाषा बोलते थे डियर उनको क्या आंध्र प्रदेश एक राज्य मिला और सन 1956 में इसी आधार पर क्या राज्य पुनर्गठन बना। यानी कि डियर राज्य पुनर्गठन बना। कब बना डियर, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन
पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो आप याद रखिएगा डियर 1956 ईस्वी में हुआ था। कब? 1956 में हुआ था। प्रशासनिक सुविधा यानी कि प्रशासनिक सुविधा तथा उस क्षेत्र में यानी कि उस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास के लिए सन 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड राज्य की रचना की। नागालैंड राज्य की रचना कब हुआ डियर? 1963 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। ये आपको राज्य निर्माण किया गया था, यानी कि राज्य का निर्माण हमारे देश में किसके आधार पर हुआ था डियर? तो भाषा के आधार पर राज्य निर्माण हुआ। और 1900 यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 1956 ईस्वी में हुआ। फिर हम देखते डियर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, यानी कि डियर सामाजिक एवं आर्थिक न्याय भी हमारे देश में होना जरूरी है। अगर हमारे देश में डियर यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बताता है कि हमारे देश में अगर सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय नहीं होगा तो राष्ट्र निर्माण का जो उद्देश्य है यानी कि वो सिद्ध यानी कि डियर वो सफल नहीं हो सकता है डियर। तो इसलिए यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि हमारे देश में सामाजिक न्याय भी होगा और आर्थिक न्याय भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं डियर सामाजिक न्याय क्या कहता है। तो समाज के सभी वर्ग यानी कि डियर समाज के सभी वर्ग यानी कि समाज के सभी लोगों को यानी कि समाज के सभी लोगों को जाति, धर्म, लिंग या धन के आधार यानी कि धन के आधार पर भेदभाव किए बिना समान यानी कि किसी भी प्रकार से भेदभाव किए बिना अधिकार यानी कि सबको समान अधिकार। क्या? सबको समान अधिकार, समान अवसर यानी कि सभी को एक समान अवसर और न्याय दिया जाएगा। इसका उद्देश्य समाज में समानता और भाईचारे बनाए रखना होता है। यानी कि समानता का मतलब होता है डियर कि सभी को एक प्रकार का क्या यानी कि सभी को एक प्रकार का अधिकार मिले। यानी कि सामाजिक न्याय किसे कहते हैं डियर? फिर हम समझ लेते हैं समाज के यानी कि डियर हम सभी देशवासियों को डियर बिना यानी कि बिना किसी भेदभाव किए हुए यानी कि बिना किसी जाति के या धर्म या लिंग या धन के आधार पर भेदभाव किए हुए यानी कि इन सभी के बिना भेदभाव किए हुए क्या डियर सभी को क्या समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले और न्याय यानी कि सभी को एक समान न्याय दिया जाए। और इसका उद्देश्य है समाज में यानी कि समाज में क्या समानता। समानता का मतलब होता है कि सभी को एक प्रकार का अधिकार देना और भाईचारा यानी कि सभी को आपस में जोड़कर रखना। ये आपको सामाजिक न्याय कहलाता है डियर। फिर हम देखते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय समाज के सभी लोगों को धन यानी कि समाज क्या है ना सभी लोग यानी कि समाज का वो सभी लोग या हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो या कोई भी जाति से हो या कोई भी धर्म से या कोई भी क्षेत्र से हो, उनको क्या धन, रोजगार, संसाधन और आर्थिक अवसरों में यानी कि आर्थिक अवसरों में समान अधिकार और उचित भाग देना आर्थिक न्याय कहलाता है। इसका उद्देश्य गरीबी और आर्थिक असमानताओं को कम करना होता है। यानी कि जो गरीबी और आर्थिक असमानता यानी कि आर्थिक असमानता क्या होता है डियर? तो कोई लोग गरीब होता है और कोई लोग अमीर होता है डियर। तो उसमें क्या हो जाता है असमानता यानी कि एक गरीब है और एक अमीर है तो उसमें असमानता हो जाता है डियर। तो जो असमानता है ना डियर इनको कम करने के लिए डियर क्या आर्थिक न्याय लाया गया था। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये विचार दिया गया था और नेहरू का यही आग्रह बना रहा कि समाज में यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना देश में राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकता। यानी कि डियर हमारे देश में है ना जब सामाजिक ही न्याय नहीं होगा न ही आर्थिक न्याय होगा डियर तो इसके बिना क्या राष्ट्र जो निर्माण हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या सिद्ध नहीं यानी कि डियर सफल नहीं हो सकता है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के बिना नहीं हो सकता डियर। फिर एक आपको डियर शिक्षा एवं कानून व्यवस्था यानी कि एजुकेशन एंड लीगल सिस्टम यानी कि समाज के सभी वर्ग के लोगों को ज्ञान, शिक्षा और अच्छे संस्कार देने तथा कानून के माध्यम से शांति, सुरक्षा और न्याय
आदि बनाने की व्यवस्था होगा। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि हमारे देश में है ना शिक्षा एवं कानून व्यवस्था, यानी कि डियर एक ऐसे कानून और शिक्षा व्यवस्था होगा जिसमें समाज के सभी वर्गों को लोगों, यानी कि डियर जितने भी समाज में जो सभी लोग हैं ना डियर, उनको ज्ञान, यानी कि डियर उनको समान ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार होगा, शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार होगा, और उनको क्या सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को अच्छे संस्कार देने तथा कानून के माध्यम से, यानी कि डियर कानून के माध्यम से देश में क्या शांति और सुरक्षा और न्याय आदि बनाने की व्यवस्था होगा डियर। किसके? कानून व्यवस्था, यानी कि कानून से होगा डियर। इन सभी बातों को पंडित जवाहरलाल नेहरू हम सभी जनता के सामने क्या प्रकट करता है जब भाषण देते हैं उस समय डियर। फिर आपका डियर विदेश नीति, यानी डियर फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो राज, यानी कि डियर राज्य को एक ऐसी विदेश नीति, यानी कि डियर राज्य को एक ऐसी विदेश नीति बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय हित के अनुकूल हो। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि हमारा विदेशी नीति ऐसा होगा कि राज्य को है ना एक ऐसी विदेश नीति बनाना चाहिए जो राष्ट्रीय, यानी कि डियर देश के क्या अनुकूल हो और सभी देश को साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करे। जैसे वर्तमान में डियर विदेश नीति के ही माध्यम से तो डियर हमारे जो भारत देश है डियर, तो इन भारत देशों का साथ डियर सभी देश का क्या अच्छा रिश्ता है। सिर्फ एक पाकिस्तान छोड़ के और थोड़ा मोड़ा चीन के छोड़ के डियर हमारे देश के, यानी कि डियर यानी कि चीन तो बहुत अच्छी रिश्ता बनाए रहता है डियर, और इन्हीं से तो हमारा ज़्यादा व्यापार होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में डियर हमारा जो विदेशी संबंध है ना डियर, ये आपको अच्छा नहीं रहता है। ये पाकिस्तान के सामने, यानी कि पाकिस्तान से डियर, यानी कि पाकिस्तान के साथ हमारा अच्छी संबंध नहीं है। नहीं तो बाकी सभी देश, यानी कि कुछ और देश है डियर, उसके साथ हमारा अच्छी संबंध नहीं, नहीं तो सभी देश के साथ भारत का क्या एक अच्छी संबंध बना है। किसके जरिए से? तो विदेश नीति के ही जरिए से डियर। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के 2 मॉडल अपनाए। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू उस भाषण में, यानी कि जो एक शस्त्र संबोधित किया गया था डियर, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलता है कि मैं देश के ना विकास करने के लिए कितनी 2 मॉडलों को अपनाऊंगा डियर। जिसमें आपका पहला मॉडल है पूंजीवादी मॉडल। यानी कि पूंजीवादी मॉडल किसे कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है, यानी कि डियर पूंजीवादी मॉडल है ना, यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें पूर्ण रूप से कोई भी संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि डियर कोई भी संपत्ति पर है ना सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि निजी अधिकार होता है। जैसे डियर अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपको पूंजीवादी, यानी कि पूंजीवादी मॉडल, यानी कि डियर उस जो अमेरिका देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है डियर। और पूंजीवादी मॉडल में क्या होता है डियर, अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि पूंजीवादी मॉडल क्या है, इसको आप बताइए, तो आप यह लिखिएगा डियर, यह एक ऐसा व्यवस्था प्रणाली होता है जिसमें पूर्ण रूप से मान लीजिए कि डियर देश में है ना कोई भी संपत्ति है डियर, तो उस पर क्या सरकार का, यानी कि डियर उस पर है ना सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि किसी, यानी कि बल्कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा उस संपत्ति पर नियंत्रण होता है, यानी कि निजी अधिकार होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो पूंजीवादी मॉडल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, अमेरिका देश में पूंजीवादी मॉडल है, कनाडा में भी पूंजीवादी मॉडल है, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको पूंजीवादी मॉडल है डियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीवादी मॉडल क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, यह एक ऐसा शासन व्यवस्था प्रणाली है डियर जिसमें निजी संपत्ति, यानी कि डियर जिसमें संपत्ति पर है ना सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि किसी एक निजी व्यक्ति के द्वारा उस पर अधिकार किया जाता है डियर, उसे हम लोग पूंजीवादी मॉडल बोलते हैं। चलिए फिर हम देखते हैं डियर समाजवादी मॉडल। यानी कि डियर समाजवादी मॉडल में क्या होता है, तो इस व्यवस्था, यानी कि डियर इस व्यवस्था प्रणाली में निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि डियर ये जो समाजवादी मॉडल है ना, तो इस व्यवस्था में डियर यानी कि इस व्यवस्था प्रणाली में जो भी निजी संपत्ति है डियर, मान लीजिए डियर
अभी वर्तमान समय में डियर आपका तो निजी संपत्ति क्या एक घर है, तो इस व्यवस्था में है ना डियर, तो उस जो भी निजी संपत्ति यानी कि डियर मान लीजिए आपका जो जमीन है निजी संपत्ति है ना डियर, तो उसको क्या समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि डियर उसको है ना आपसे छीन लिया जाएगा तथा यानी कि उसको आपसे छीन लेगा डियर और वो आपको सरकार के अधीन हो जाएगा तथा समस्त उत्पादन पर यानी कि डियर जो उत्पादन होगा डियर उस पर क्या राज्य का नियंत्रण होता है। जैसे वियतनाम, चीन, रूस आदि देशों में आपको समाजवादी मॉडल है। तो समाजवादी मॉडल में क्या होता है डियर, तो इस व्यवस्था प्रणाली में आप याद रखिएगा निजी संपत्ति को क्या समाप्त यानी कि डियर हटा दिया जाता है तथा समस्त संपत्ति पर सरकार का क्या नियंत्रण होता है डियर। जैसे वियतनाम में, चीन में, रूस आदि देश में आपको समाजवादी मॉडल है। और पंडित नेहरू यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन दोनों मॉडलों को अच्छी मानकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूंजीवादी मॉडल को भी अच्छा माना और समाजवादी मॉडल को भी अच्छा माना डियर, और इन दोनों को है ना अच्छी मानकर डियर हमारे देश की कैसे अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि डियर हमारे देश में पूंजीवादी मॉडल भी रहेगा यानी कि डियर निजी संपत्ति का भी अधिकार रहेगा, और समाजवादी मॉडल में यानी कि समाजवादी मॉडल भी रहेगा यानी कि कुछ संपत्ति पर डियर सरकार का भी अधिकार रहेगा। तो इसीलिए डियर हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछ देगा डियर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या मतलब क्या होता है डियर, तो आप बताइएगा, या हमारे देश का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारे देश का अर्थव्यवस्था कैसा है, तो आप याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है डियर। तो चलिए डियर ये आपको था क्या राष्ट्र निर्माण को डियर क्या राष्ट्र निर्माण को सिद्ध करने का यानी कि राष्ट्र निर्माण को सफल करने का डियर क्या एक तरीका था, यानी कि इन तरीकों को राष्ट्र निर्माण करने में डियर अपनाया गया था। यानी कि डियर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सभी नियमों को डियर क्या बनाया था और इस देश में यानी कि लागू किया डियर। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा राष्ट्र का एक नया निर्माण हो रहा था यानी कि डियर हमारे देश में एक नए युग का शुरुआत हो रहा था डियर, तो उस समय नियमों सब बनाकर डियर क्या संविधान में बनाया और यही नियम डियर आज भी है डियर। तो चलिए डियर फिर हम देखते हैं डियर अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि डियर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का मतलब डियर आप समझ सकते हैं डियर समस्या, यानी कि डियर चुनौतियां को मतलब कहते हैं चैलेंज, यानी कि इंग्लिश में चुनौतियां शब्द को क्या बोलते हैं? चैलेंज। राष्ट्र निर्माण की समस्या यानी कि डियर अब हम देखते हैं डियर कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो जो हमारे देश के सामने डियर कौन कौन सी क्या चुनौतियां आया, तो इसके बारे में हम देखते हैं। स्वतंत्रता का पहचान यानी कि स्वतंत्रता के पहचान भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण से संबंधित 3 मुख्य चुनौतियां थी जो निम्न है। यानी कि डियर जब हमारा देश डियर 1947 में क्या स्वतंत्र हुआ डियर, ठीक उसी के बाद डियर हमारे देश के समक्ष कितनी चुनौतियां थी डियर? मुख्य चुनौतियां, यानी कि 3 समस्या उत्पन्न हो गया डियर। इन समस्या को हम देखते तो चलिए डियर पहला समस्या क्या था? तो विविधता में एकता स्थापित करना, यानी कि डियर पहला मुख्य समस्या क्या था डियर? तो विविधता में एकता स्थापित करना। ये आपको डियर 5 नंबर में पूछा जाता है डियर कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां को हमको समझाइए या राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां के बारे में हम बताइए। इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो स्वतंत्र भारत यानी कि भारत को जब स्वतंत्रता मिले तो इनके समक्ष डियर कितने कुल चुनौतियां थे? तो 3 चुनौतियां थे डियर। तीनों चुनौतियां को हम देखते हैं, जिसमें आपका पहला चुनौतियां क्या था? तो विविधताओं में यानी कि डियर विविधताओं में एकता स्थापित करना, यानी कि विविधता में क्या एकता स्थापित करना। और ये जो विविधताओं का शब्द मतलब यानी कि विविधताओं का अर्थ होता है डियर कि हमारे देश में यानी कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं और अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, अलग अलग देशी रियासतें थे डियर। तो इन सभी यानी कि क्या विविधताओं से क्या हमारा देश परिपूर्ण, यानी कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं और अलग अलग जाति के अलग अलग यानी कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई धर्म अलग अलग परंपराओं के लोग हैं ना डियर।
तो इन सब को यानी डियर क्या एकजुट कैसे करेंगे, यानी कि डियर इन सब में एकता यानी कि डियर भाईचारे को कैसे स्थापित करेंगे, ये आपको हमारे देश के समक्ष पहली चुनौती था डियर। और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ डियर तो उसी समय हिंदू मुस्लिम में यानी कि डियर इतना दंगा जो भड़क गया था डियर, जिसमें लाखों व्यक्ति ने अपना जान यानी कि गंवा दिया था डियर। यानी कि वही विविधताओं में एकता स्थापित कैसे करना, ये हमारे देश के समक्ष सबसे बड़ा चुनौती था डियर। तो चलिए हम देखते हैं। अलग अलग भाषा यानी कि अलग अलग भाषा, धर्म, क्षेत्र, जाति, संस्कृति और परंपराओं वाले लोगों को कैसे एकजुट किया जाए, यानी कि डियर विविधताओं से जो हमारा जो देश परिपूर्ण है डियर उसमें एकता स्थापित कैसे किया जाए। यानी कि डियर अलग अलग हमारे देश में यानी कि डियर अलग अलग भाषा के लोग हैं ना, हमारे देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं, अलग अलग लोग क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग लोग जाति के हैं यानी कि अलग अलग सभी जाति के व्यक्ति हैं, अलग अलग सभी का संस्कृति का और सभी का परंपराओं भी अलग अलग है। तो इन सबको डियर कैसे एकजुट किया जाए, ये आपको डियर देश की समक्ष डियर सबसे पहला चुनौतियाँ खड़ा था। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था डियर तो पहला चुनौतियाँ क्या था, तो विविधता में एकता स्थापित करना। फिर हमारा दूसरा चुनौतियाँ था डियर हमारे देश की समक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था, यानी कि डियर लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या था डियर, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरा सबसे बड़ा समस्या था कि दूसरा सबसे बड़ा समस्या यही था डियर कि हमारे देश के समस्या यानी डियर हमारे देश में क्या लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करना। तो दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या था कि लोकतंत्र व्यवस्था को कैसे देश में कायम किया जाए, यानी कि डियर लोकतंत्र व्यवस्था को है ना देश में कैसे लागू किया जाए। यानी कि एक ऐसा शासन व्यवस्था लागू होना चाहिए जिसमें जनता अपनी वोट देकर अपनी सरकार बनाए। यानी कि डियर इतने बड़े देश में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे स्थापना करें यानी कि कायम करें, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे हम अपने देश में क्या कायम करें डियर, ये आपको दूसरा समस्या था। फिर हम इसको देख लेते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि डियर हमारे देश में ना दूसरा समस्या क्या था डियर, हमारे देश के समक्ष 1947 में दूसरी समस्या यह था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को है ना देश में कैसे कायम यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को देश में कैसे लागू किया जाए। यानी कि एक ऐसा शासन व्यवस्था लागू होना चाहिए जिसमें जनता अपनी वोट देकर डियर क्या अपनी सरकार बनाए। यानी कि डियर राजतंत्र हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें डियर हमारे देश की जनता अपनी वोट देकर क्या एक अपना सरकार बनाए जो पूर्ण रूप से उनके हितों में काम करेगा। यानी कि डियर लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे देश में होना चाहिए, नहीं तो यानी कि डियर बल्कि यानी कि राजतंत्र व्यवस्था नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र व्यवस्था होना चाहिए जो लोगों के द्वारा चलाया जाएगा डियर, लोगों के द्वारा यानी कि सरकार को चलाया जाएगा, एक ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। दूसरी हमारे भारत के समक्ष दूसरी चुनौतियां थी। फिर हम देखते हैं डियर आपका तीसरा चुनौतियां क्या था, सबका विकास। यानी कि डियर हमारे देश में जब स्वतंत्र हुआ डियर तो उस समय तीसरा सबसे बड़ी समस्या था कि सबका विकास कैसे किया जाए। यानी कि डियर सभी का विकास है ना कैसे किया जाए, यानी कि एक ऐसा विकास हो जिससे यानी कि डियर जिससे है नहीं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, एक ऐसा विकास हो जिससे किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरी समाज का विकास हो, एक कैसे किया जाए। यानी कि डियर तीसरी सबसे बड़ी समस्या यही था कि एक ऐसा विकास हो यानी कि देश में है ना एक ऐसा विकास हो जिससे है ना किसी एक वर्ग का नहीं, यानी कि डियर मान लीजिए किसी एक वर्ग यानी कि डियर मान लीजिए किसी एक वर्ग में आप रख लीजिए हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई, यानी कि डियर किसी एक वर्ग या एक जाति या एक धर्म के लोगों का ना विकास नहीं होना चाहिए, बल्कि बिना भेदभाव किए हुए सभी का क्या यानी कि पूरी समाज यानी कि डियर हमारे सभी देशवासियों का विकास हो, एक कैसे किया जाए, ये देश की समक्ष हमारी तीसरी चुनौतियाँ था। ये आपको डियर राष्ट्र निर्माण की यानी कि डियर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कितने थे, 3 थे, जिसमें आपको विविधता में एकता स्थापित करना था, लोकतंत्र व्यवस्था को कायम करना यानी कि दूसरी चुनौतियाँ,
और तीसरी चुनौती था डियर सबका विकास कैसे होगा, ये आपको हमारे राष्ट्र के समक्ष, ये आपको तीसरी चुनौतियाँ था। फिर हम देखते हैं डियर ये आपको दूसरा टॉपिक यानी कि डियर उससे ये डिफरेंस टॉपिक है द्विराष्ट्र सिद्धांत डियर। इसी सिद्धांत के आधार पर डियर हमारे देश का क्या बंटवारा हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। यानी कि डियर जिस प्रकार से डियर हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 ईस्वी में हुआ था डियर, उसी प्रकार है ना हमारे देश में पहले एक पार्टी था क्या मुस्लिम लीग, और इसकी स्थापना कब हुआ 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग ही द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग प्रस्तुत की। यानी कि डियर मुस्लिम लीग है ना द्विराष्ट्र सिद्धांत का पर मांग क्या प्रस्तुत किया। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है दो राष्ट्र, यानी कि डियर द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या होता है दो राष्ट्र, यानी कि दो देश होना चाहिए। इसे ही हम लोग द्विराष्ट्र सिद्धांत बोलते हैं। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग प्रस्तुत किसने किया, तो मुस्लिम लीग ने किया। और मुस्लिम लीग के उस समय नेता कौन थे डियर, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। और इनका यानी कि डियर इनका समर्थन अली जिन्ना कर रहा था। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किसने किया, तो अली जिन्ना ने। और इन्होंने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत लेकर आया। इनका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी कि डियर एक अलग देश पाकिस्तान बनना, जहाँ पर मुसलमान समुदाय हो। यानी कि डियर एक ऐसा यानी कि मुसलमानों के लिए है ना एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए, जहाँ पर यानी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जहाँ पर क्या हम सारे मुसलमान जो समुदाय के लोग हैं वहाँ पर हम पाकिस्तान में रहेंगे। और इस मांग में मुस्लिम लीग को सफलता भी मिली एवं पाकिस्तान का निर्माण भी हो गया। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था डियर, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है डियर कि दो यानी कि डियर दो देशों का यानी कि डियर द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि दो राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था डियर 1906 ईस्वी में। मुस्लिम लीग ही द्विराष्ट्र सिद्धांत मांग प्रस्तुत किए थे और इनका ही समर्थक थे डियर अली जिन्ना यानी कि डियर मोहम्मद अली जिन्ना। और इनका उद्देश्य यही था डियर कि मुसलमान यानी कि डियर जो लोग मुसलमान थे उनके लिए क्या एक अलग राष्ट्र यानी कि डियर एक अलग देश होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जहाँ पर मुसलमान लोग सिर्फ रहना चाहिए, यानी कि डियर मुसलमान समुदाय हो। और इस मांग में यानी कि डियर ये जो मांग है ना डियर किसके पास, यानी कि डियर जब हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ डियर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने यह मांग प्रस्तुत किया और यानी कि डियर और इसमें इसका सफलता भी मिला और पाकिस्तान देश का निर्माण हो गया। अगर डियर ये जो सिद्धांत डियर हमारे भारत के समक्ष नहीं लाया रहा था डियर मोहम्मद अली जिन्ना डियर द्विराष्ट्र सिद्धांत डियर, तो आपको जो वर्तमान में डियर जो पाकिस्तान देखते हैं और बांग्लादेश डियर तो इनका ये देश यानी कि पूरे क्या भारत देश में ही रहता डियर। इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के ही कारण डियर भारत का क्या बंटवारा हुआ था डियर। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक की ओर देखते हैं, देश का बंटवारे तथा शरणार्थियों का पुनर्वास। यानी कि डियर देश का बंटवारे तथा शरणार्थियों का पुनर्वास डियर हम आपको पार्ट 2 के टॉपिक में पढ़ाऊंगा डियर। आज के इस वीडियो में डियर इतने ही तक रहने देते डियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा डियर। और वीडियो कैसा लगा डियर अपना फीडबैक डियर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही डियर, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ डियर अगले वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।